हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के समय पे कौन सी केयर दी जाती है जब नॉर्मल लेबर का प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी मिडवाइफरी जो यूनिट है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपका 5th चैप्टर है, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। शुरू करते हैं। जब हम केयर की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें एडमिशन आएगा आपका। एडमिशन कैसे करते हैं, तो प्रस्तुता का पूरा इतिहास जांच लेंगे। जो भी आपकी डिलीवरी वाली मदर है, जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। मेडिकल हो, फिजिकल हो, फैमिली हो, पास्ट हो, कुछ भी, कोई भी XYZ कोई भी हिस्ट्री है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन उसका चेक करेंगे, मतलब उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। इसके बाद यूरिन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम बिलिरुबिन, शुगर और कीटोन चेक करेंगे कि उसके यूरिन में कीटोन, शुगर या बिलिरुबिन तो नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के चांसेस उसको हो सकते हैं। इसके बाद फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे कि उसके बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं है, बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है, या ब्रैडीपीनिया या ट्रैकीपीनिया या ब्रैडीपीनिया में तो नहीं है। ये हम चेक करेंगे नॉर्मल लेबर में। आगे देखिए, आगे क्या क्या चेक करेंगे, देखते हैं। आगे की बात करेंगे तो इसका पहला चरण, जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़े थे कि आपकी लेबर की 4th स्टेजेज होती हैं, तो उसमें जो पहला चरण है उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो माँ को सबसे पहले आरामदायक स्थिति देंगे, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। इसके बाद उसको समझाएंगे कि वो गहरी गहरी सांस ले और रिलैक्स रहे। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती वो प्रेशर ले या ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्शन ले। उसको ये समझाना है कि वो डीप ब्रीथ ले, गहरी गहरी सांसें ले और उनको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखे और पेशेंस रखे, ठीक है। इसके बाद समझाएंगे समय समय पर फीटल, जो अब उसका लेबर का फेज चल रहा है, उसमें समय समय पर फीटल की हार्ट रेट भी हम चेक करेंगे कि फीटल हमारे स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान या पेन के दौरान। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की ताकत और अंतराल को देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन को देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनका ड्यूरेशन कितना है, 40 सेकंड है, 1 मिनट है, या 30 सेकंड है, या 20 मिनट है, या 10 मिनट है। तो हमें ये चेक करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग डिलीवरी वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा? स्ट्रॉन्ग के लिए पता करने के लिए हमें उसका ड्यूरेशन टाइम देखना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं फीमेल को, वो कितने सेकंड के आ रहे हैं, कितने मिनट के आ रहे हैं, ये चेक करना है। इसके बाद बेबी जन्म के बाद इमीडिएट केयर करेंगे, एयरवे साफ़ करेंगे, बार्म करेंगे, अखबार स्कोर करेंगे। जब बेबी आपका डिलीवर हो जाएगा तो बेबी के डिलीवरी होने के तुरंत बाद हमें बेबी की केयर करनी है। अगर वो एस्पेक्सिया में है तो उसको हम रिसस्टिटेट करेंगे, और अगर वो नॉर्मल क्राई कर रहा है अच्छे से तो हम उसको वार्म करेंगे और उसका जो माउथ है उसको क्लीन करेंगे, जिससे उसे रोने में और सांस लेने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद उसको गर्म रखने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे माँ के एब्डोमेन पे प्लेस करेंगे, जिससे उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाए और उसको वार्मनेस मिल जाए, मतलब उसको गर्माहट मिल जाए। या फिर उसको रेडिएंट वार्मर पर हम हीट अप करेंगे, जिससे कि उसको वार्म मिल जाए और वो हाइपोथर्मिया में से जाने से बच जाए, ठीक है। इसके बाद इसका अखबार स्कोर चेक करेंगे, जो कि 1 से लेकर 5 मिनट के बीच में हमें करना होता है। तो ये जन्म लेने के इतना सब कुछ चेक करने के बाद उसका हम अखबार स्कोर चेक करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें उसकी वेलनेस का पता चल जाए। अब देखिए तीसरे चरण में क्या करेंगे। 3rd स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा निकलने तक कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करेंगे। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें कोड को कंट्रोल रखना होता है, जिससे कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा एक्सपल आउट हो जाए और यूट्रस का इन्वर्जन ना हो। तो यूट्रस को हम पीछे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो पुश अप करते हैं और कोड को कंट्रोल करते हैं, जिससे आपका यूट्रस साथ में चिपक कर नहीं आता है। वो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की संभावना इसमें कम हो जाती है। इसके लिए हम कंट्रोल को ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सुनिश्चित करेंगे कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो इसको पता करने के लिए हमें यूट्रस पे मसाज करनी होती है, क्लॉकवाइज मसाज करेंगे और देखेंगे वो हार्ड बॉल शेप का हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इस पे हमें ध्यान देना है, जिससे कि हमारा पेशेंट PPH की कंडीशन में ना चला जाए, उसे PPH ना हो। उसको असेस करने के लिए हम उसके ब्लीडिंग के अमाउंट, मतलब ब्लीडिंग कितना लॉस हुआ है, उसके अमाउंट पे फोकस करेंगे। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे और चेक करेंगे कि उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उसका कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे।
इसके बाद देखिए तीसरा चरण पूरा होने के बाद हम बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण जो कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का होता है, हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि डिलीवरी होने के बाद 1 या 2 घंटे तक जो ऑब्जर्वेशन में पेशेंट हमारा रहता है उसे ही हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। तो इसमें मदर और बेबी को ऑब्जर्व करेंगे कि मदर और बेबी को कोई क्लिनिकल कंडीशन तो नहीं हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई डेंजर साइन तो नहीं दिखाई दे रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे। ब्लड प्रेशर, पल्स को मॉनिटर करेंगे डिलीवरी के बाद। इसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग की मात्रा को चेक करेंगे, पीपीएस की कंडीशन तो नहीं है। यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन पालपेट करेंगे कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हो गया है, फ्लैबी जैसा तो नहीं दिख रहा है, हमें ये चेक करना होगा। मदर के चौथे चरण के बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लेबर की, कौन कौन सी हिस्ट्री हमें लेबर में लेनी है। तो देखिए ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, दर्द कब शुरू हुआ ये हमें पूछना है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पेन, कितने समय से दर्द जो है चल रहा है और कितने समय तक वो रहता है, कितनी देर तक रहता है, इसके बारे में पूछना है। इसके बाद नेचर ऑफ पेन, दर्द की तीव्रता क्या है, आवृत्ति क्या है और अंतराल क्या है, मतलब दर्द कितनी देर के बाद आता है, कितनी देर तक रहता है और कितनी तेज़ होता है, इन चीज़ों के बारे में हमें पूछना है। तो हमें 3 चीज़ें पूछनी है, दर्द कितनी तेज़ आता है, कितनी देर तक रहता है और कितनी देर बाद आता है, ये हमें पूछना है। इसके बाद लीकेज के बारे में पूछना है कि पानी कब और कितना जो है वो बह रहा है, कितना जा रहा है, कितना सिक्रीट हो रहा है, उसके बारे में पूछना है। इसके बाद जो है हमें ब्लीडिंग पर वजाइना के बारे में पूछना है, क्या खून आ रहा है, वजाइना से आ रहा है, किस कलर का आ रहा है, कितना आ रहा है, क्लोट्स के साथ आ रहा है या फ्रेश ब्लड आ रहा है, इसके बारे में हमें वहाँ पे पेशेंट से पूछना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि हमारी है लेबर ऑफ हिस्ट्री में फीटल मूवमेंट। हमें फीटल मूवमेंट के बारे में पूछना है, बच्चे की हलचल महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में पूछना है। इसके बाद पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि पहले प्रसव का अनुभव कैसा रहा है, नॉर्मल था, सिजेरियन था या एबनॉर्मल था या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था, ये सब हमें उससे हिस्ट्री में पूछना है। इसके बाद एंटीनेटल केयर हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि गर्भावस्था में जाँचें कराई थी या नहीं कराई थी, टीटी का इंजेक्शन लगवाया था या नहीं लगवाया था, आयरन फॉलिक एसिड लिया था या नहीं लिया था, ये हमें हिस्ट्री उनसे पता करनी है। इसके बाद मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, इन सब के बारे में हमें वहाँ पे पेशेंट से हिस्ट्री में पूछना है। इसके बाद हम क्लीनलीनेस के बारे में पूछेंगे, जो प्रसव स्थान है, बिस्तर है, उपकरण है, पूरी तरह से साफ़ या स्टेराइल है या नहीं है। इसके बाद हाथ अच्छी तरह धोकर स्टेराइल ग्लव्स को पहनकर डिलीवरी करानी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और पेशेंट को भी बताना चाहिए, जिससे कि वो अपनी हाइजीन के लिए और इन्फेक्शियस कॉन्शियस के लिए अवेयर रहे। इसके बाद इससे माँ और शिशु दोनों को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लीनलीनेस में जब हम 5 CS की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्लीनलीनेस आते हैं और इसमें हमें 5 चीज़ों का ध्यान देना होता है, जिसमें सबसे पहले है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस में हमें जो आपका 5C है, आप देख रहे होंगे 5C आपके 5 होते हैं टोटल। तो सबसे पहले हमें क्लीनलीनेस में आपके स्टेराइजेशन के बारे में पूछना है, हैंड वॉशिंग के बारे में पूछना है और स्टेराइल ग्लव के बारे में, जिससे कि इन्फेक्शन सिक्रीशन कम हो या ना हो। इसके बाद सेकंड जो हमारा रहेगा कंफर्ट हमें देखना है, सुविधा या आराम, प्रसूता को आरामदायक स्थिति, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, शांत वातावरण देना है और प्रोत्साहन से दर्द सहना आसान होता है, इसलिए उसको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, गुड एक्सपीरियंसेस बताने हैं और उसको हमें जो है काउंसलिंग करना है, कंफर्टनेस जो है उसको फील कराना है कि आप उसके साथ में कंफर्टनेस फील करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कंपेनियनशिप मतलब जो आपका पेशेंट है डिलीवरी वाला, उसके साथ में कौन होगा, ठीक है, उसका कंपेनियन कौन होगा। तो प्रसव के दौरान परिवार या चुना हुआ सहयोगी या बर्थ कंपेनियन पास हो तो महिला को आत्मविश्वास रहता है, साहस मिलता है और वो अपने आप को सिक्योर महसूस करती है कि उसे किसी भी प्रकार के जो हार्डनेस होगा या उसके साथ में कुछ गलत हो रहा होगा तो उसका जो कंपेनियन होगा वो उसको अच्छे से देख रेख कर लेगा, इसलिए वो अवेयर रहती है। तो इसका थर्ड पॉइंट में उसका कंपेनियन होना भी उसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे उसका डर और तनाव जो है वो कम होता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको बराबर मिलती रहती है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा
फोर्थ पॉइंट आपका होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संवाद। संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रसूता को हर प्रक्रिया समझाएं और उससे संवाद बनाए रखें, मतलब उससे लगातार बात करते रहें और उसे बताते रहें कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरीके से आप डिलीवरी कराएंगे, ये सब उसको बताते रहें ताकि वो मेंटली तरीके से प्रिपेयर रहे। उसके बाद उसे सांस लेने की तकनीक बताएं, जोर लगाने की तकनीक बताएं, बियरिंग डाउन करने का तरीका बताएं कि उसको सांस रोक कर रखना है, जब उसको पेन आए तभी वो जो है पेन के लिए प्रेशराइज हो, उससे पहले वो अननेसेसरी का प्रेशर वहाँ पे ना दे। ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन से महिला सक्रिय रूप से सहयोग करेगी। इससे क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट महिला है, जो डिलीवरी के लिए आई है, डिलीवरी कराने जा रही है, वो आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है। डिलीवरी कराने में ईजीनेस हो जाएगा आपको अगर वो सपोर्ट करेगी तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। इसके बाद आपका जो 5th पॉइंट रहेगा कम्युनिकेशन के बाद, वो देखिए केयर। केयर आपका 5th पॉइंट रहेगा। तो केयर में क्या करेंगे, समुचित देखभाल करेंगे, नियमित वाइटल साइंस वगैरह चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। इसके बाद फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे पेशेंट के। ठीक है। बेबी के जन्म के बाद तुरंत नवजात शिशु की देखभाल करेंगे और माँ की स्थिति पर भी ध्यान देंगे। तो केयर में हमें माँ और बच्चा दोनों की स्थिति पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम 5C जो हैं वो 5C के अकॉर्डिंग इस जो प्रेशर लेबर के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसको कंप्लीट करते हैं। 5C फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है WHO की गाइडलाइन के अनुसार। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं 5C के। तो प्रसव को सुरक्षित और सफल बनाना है, इसलिए हम 5C यूज़ करेंगे। इसके बाद मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, उसके लिए हमें हेल्प करेगा 5C। प्रसूता का विश्राम और आत्मबल बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। इसके साथ ही संक्रमण, जटिलताओं और अनावश्यक हस्तक्षेप को भी रोकेगा, वहाँ पे वो भी कम करेगा। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु सुनिश्चित करेगा। तो 5C हमें इन पॉइंट पे हेल्प करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर की, तो हमने कल क्लास में भी पढ़ा था मोटा मोटा कि जो पार्टोग्राफ होता है वो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है लेबर की। तो प्रसव की प्रगति देखने के लिए पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह WHO द्वारा सुझाया गया एक चार्ट है जो लेबर प्रोग्रेस, मातृ स्थिति और शिशु स्थिति की एक ही जगह दर्ज करने में मदद करता है। एक ही जगह हम पता कर सकते हैं, एक ही जगह हम देख सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में ये हमें जो है वो पहले ही हमें पहचानने में, आइडेंटिफाई में हेल्प करता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसमें हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है। इसका यूज़ हम पार्टोग्राफ के लिए करेंगे। इसके बाद देखिए बात करेंगे पार्टोग्राफ कैसे भरते हैं। तो पार्टोग्राफ में क्या क्या हम देखते हैं। तो पार्टोग्राफ में जब हम बात करेंगे तो पार्टोग्राफ में दर्ज की जाने वाली जो बातें होती हैं, सबसे पहले फीटल कंडीशन को चेक करते हैं, FSH चेक करेंगे जो 30 मिनट में की जाती है, लिक्विड चेक करेंगे, मैकोनियम स्टेन है या नहीं है, ब्लडी है, क्लियर है। इसके बाद मोल्डिंग चेक करेंगे, फीटल का कौन सा पार्ट जो है वो पहले प्रेजेंटिंग पार्ट पे शो हो रहा है, हेड हो रहा है, सिर हो रहा है, ब्रो हो रहा है, आईब्रो हो रहा है या फेस हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है। हम ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने जो पार्टोग्राफ है वो कल के चैप्टर में भी पढ़ा था। तो आपको डीपली अगर समझना है तो आप मेरा लास्ट वाला चैप्टर जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको डीपली पता चल जाएगा पार्टोग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्रसव की प्रगति क्या होती है वो चेक करेंगे। तो सर्वाइकल डायलिटेशन सेंटीमीटर में चेक करेंगे। हर 4 घंटे में आपको सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करना होता है। टोटल 10 सेंटीमीटर जो है आपका फुल डायलिटेशन सर्विक्स का होता है। इसके बाद डिसेंट ऑफ हेड देखेंगे, एब्डोमिनल पाल्पेट करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि उसका हेड जो है वो डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, पेल्विक कैविटी में फिक्स हो गया है या नहीं हो गया। इसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आप चेक करोगे कि हर 30 मिनट में कितना ड्यूरेशन आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है और कितना उसका जो है टाइमिंग है आने का। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद देखिए मैटरनल कंडीशन चेक करेंगे, माँ की स्थिति कैसी है। तो माँ की स्थिति चेक करने के लिए आप बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे और यूटेराइन आउटपुट प्रोटीन कीटोन जो है यूरिन टेस्ट के थ्रू आप वहाँ पे चेक करेंगे। तो फीटल में आपको क्या चेक करना है, FSH चेक करना है, कौन सा कलर आ रहा है लिक्विड का वो चेक करना है और आपका मोल्डिंग क्या है, कौन सा पार्ट पहले आ रहा है वो चेक करना है। और मदर में क्या चेक करना है आपको मदर में जो है वो
सर्विक्स का डायलिटेशन चेक करना है और जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है वो पता करना है। और मैटरनल कंडीशन में आप उसके वाइटल्स चेक करके उसका आउट और यूरिन चेक करने के दौरान आप उसको कीटोन और प्रोटीन और आपको आउटपुट कितना है वो सब चेक कर सकते हैं मैटरनल कंडीशन में पार्टोग्राफ के थ्रू। आगे देखते हैं और क्या है। तो देखिए पार्टोग्राफ का महत्व क्या है। तो प्रसव की गति और जटिलताओं का पता चलता है, ठीक है। मतलब प्रसव में कोई जटिलता तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, उसके बारे में हमें पार्टोग्राफ से पता चलता है। इसके बाद कब हस्तक्षेप करना है, मतलब कब कॉम्प्लिकेशन होगा और कब हमें एक्शन लेना है, कब हमें ट्रीटमेंट जो है चेंज करना है, उसके बारे में भी पता हमें पार्टोग्राफ से चल जाएगा। इसके बाद मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करता है, मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ पे मदर को और फीटस को दिक्कत आने वाली है, तो आप उसका ट्रीटमेंट पहले ही सॉल्व कर लेंगे पार्टोग्राफ की हेल्प से। तो उसमें हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद देखिए डिलीवरी के लिए तैयारी करनी है। प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए, ये भी हमने अभी पिछले चैप्टर में रिवाइज किया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए जिसमें कि आपका स्टेराइल डिलीवरी किट होना चाहिए, सभी स्टाफ जो है वो उपकरण तैयार रहने चाहिए। इसके बाद जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए डिलीवरी से पहले, स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, क्लीन बेड होना चाहिए जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। इसके बाद इसमें पार्टोग्राफ के साथ साथ भरते रहना चाहिए, मतलब जैसे लेबर की जो प्रोसेस है वो एक्टिव होती है, उसके साथ साथ में आपको पार्टोग्राफ भी फिल करना है, जिससे कि आपको अगर कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन आपको जल्दी से पता चल जाता है। इसलिए पार्टोग्राफ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो आप चेक करेंगे, मदर की तैयारी करेंगे। मदर की तैयारी में प्रसूता को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने देंगे, उसे आरामदायक और उपयुक्त स्थिति मतलब लिथोटोमी पोजीशन देंगे, स्क्वैटिंग में रखेंगे। उसके बाद उसको जोर लगाने की विधि समझाएंगे, मतलब उसको प्रोसीजर समझाएंगे कि उसको पेन कैसे वियर करना है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, किस तरीके से कहाँ पे उसको सपोर्ट करना है। इस चीज़ के बारे में आप उसको अवेयर करेंगे डिलीवरी से पहले, डिलीवरी होने से पहले उसकी तैयारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी होंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूबॉर्न की तैयारी के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में पता करते हैं। तो वार्म, क्लीन और ड्राई कपड़े जो है वहाँ पे रखेंगे, सक्शन डिवाइस रखेंगे, अगर आपको वहाँ पे सक्शन करने की ज़रूरत पड़ी, अगर आपको लगा कि बच्चे के मुंह में या नाक में सलाइवा जो है वो भरा हुआ है, सिक्रीशन भरा हुआ है, तो उसको क्लीन करने के लिए सक्शन डिवाइस भी आप वहाँ पे रखेंगे। कोड क्लैम्प रखेंगे जिससे कि आप प्लेसेंटा को सेपरेट करने के बाद में कोड को क्लैम्प कर सकें। स्टेराइल सीजर रखेंगे क्योंकि आप किसी गंदी चीज़ से वहाँ पे कोड क्लैम्प नहीं कर सकते हैं, तो स्टेराइल चीज़ से ही आपको कोड क्लैम्प करना है, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हो जाएं। इसके बाद नवजात पुनर्जीवनकरण करेंगे, मतलब न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन के लिए उपकरण पास रखेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपका न्यूबॉर्न स्ट्रेस में जा रहा है, एस्पेक्सिया में जा रहा है, तो आप उसको तुरंत ही रिसस्टिटेट कर सकें, तो रिसस्टिटेट किट को आपको प्रिपेयर कर कर वहाँ पर पहले से ही तैयार रखनी है, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर करेंगे। इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर कब की जाती है, जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन पूरी तरह से बाहर निकलने पर सुनिश्चित करना है। जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपकी होगी, जब प्लेसेंटा आउट होगा, तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपका प्लेसेंटा कम्प्लीटली बाहर आ गया है या नहीं आ गया है, उसको आप सुनिश्चित करेंगे, एंश्योर करेंगे। इसके बाद यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेट करेंगे कि यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हो गया। इसके बाद आप ब्लड लॉस का अनुमान लगाएंगे कि पीपीएच जैसी कंडीशन तो वहाँ पे नहीं हो रही है, ब्लड अमाउंट लॉस कितना हो रहा है उसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद मदर और बेबी दोनों की वाइटल साइन की निगरानी करेंगे कि वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस या पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है। इसके बाद देखिए एडमिशन के टाइम पे क्या करना है, पूरा इतिहास जानना है, शारीरिक परीक्षण करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइंस में आपको रेस्पिरेशन चेक करना है, बीपी चेक करना है, पल्स चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, फीटल हार्ट साउंड चेक करना है, हर 30 मिनट में चेक करना है, यूरिन सैंपल लेना है, एल्बुमिन चेक करना है, शुगर चेक करना है, कीटोन चेक करना है यूरिन टेस्ट में, ये आपको करना है एडमिशन के टाइम पर। इसके बाद देखिए स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाए रखना है, स्टेराइल ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरी किट तैयार करना है। इसके बाद आपको पेरिनियल क्लीनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करना है, पेरिनियल जो है वो क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। इसके बाद प्रसूता की स्थिति को चेक करना है, पोजीशन ऑफ मदर, लिथोटोमी पोजीशन या स्क्वैटिंग पोजीशन उसको देनी है, सेमी रिकमेंडेड पोजीशन देनी है, और आरामदायक और सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करना है पेशेंट का डिलीवरी के टाइम।
इसके बाद बात करेंगे हम डिलीवरी के समय की। तो हमें कंट्रोल डिलीवरी ऑफ हेड करना आना चाहिए, ठीक है, कि हेड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसको पेरिनियल सपोर्ट देना है, ये हमें पता होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे। इसके बाद पेरिनियम को सपोर्ट करना है गोज़ पीस की हेल्प से या गोज़ थान की हेल्प से। पेरिनियल प्लेस पे आपको बना के रखना है जिससे कि वहाँ पे टीयर ना हो, ठीक है, कहीं से भी पेरिनियम जो है वो कटा फटा ना हो जाए। एपिजोटमी केवल ज़रूरत होने पर देनी है, बिना ज़रूरत के एपिजोटमी नहीं देनी है। इसके बाद बेबी के जन्म के बाद जो है एयरवे साफ़ करना है, कॉर्ड क्लैम्प करना है और नवजात को गर्म रखने के लिए बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिलवाना है। यह काम आपको वहाँ पे करना होगा। अब बात करते हैं मदर की देखभाल के लिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इसका ध्यान रखना है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो वहाँ पे पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद मदर को अस्वस्थ करें और आराम दें, ठीक है, मदर को क्या दो, कंफर्ट करो और उसको आराम देना है आपको। इसके बाद संक्षेप में देखिए, अगर हम इसकी समरी की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मॉनिटरिंग करनी है, कंफर्ट देना है, न्यूट्रिशन देना है और पार्टोग्राफ फिल करना है, ठीक है। सेकंड स्टेज में स्टेराइल डिलीवरी करानी है, मॉनिटरिंग मदर करना है, मॉनिटरिंग फीटस करना है, सेफ बर्थ करना है, इमीडिएटली न्यूबॉर्न केयर देना है। अगर वहाँ पे नीड लग रही है तो आपको रिसस्टिटेट भी करना है। इसके बाद देखिए क्लीनलीनेस, असिस्टेड एंड कंडक्टेड चाइल्ड बर्थ में क्या करेंगे, आपका जो असिस्टेड एंड कंडक्टेड चाइल्ड बर्थ होता है उसमें क्लीनलीनेस करेंगे। सबसे पहले हाथ धोना है, स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, डिलीवरी किट तैयार करें। डिलीवरी किट में क्या क्या होना चाहिए, कॉर्ड क्लैम्प होना चाहिए, सीजर होना चाहिए जो कि स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल गॉज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, टॉवल, बीपी मशीन, ये सारी चीज़ें आपके डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन में होना चाहिए। इसके बाद मदर को तैयार करना है, तो मदर को साफ कपड़े पहनाएं, ठीक है, आरामदायक और उपयुक्त प्रसव स्थिति, जैसे लिथोटोमी स्थिति जो होती है, स्क्वैटिंग और सेमी रिकम्बेंट स्थिति जो होती है, पोजीशन जो होती है वो राइट पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो हम असिस्टेड करेंगे जब कंडक्ट करेंगे चाइल्ड बर्थ को, तो ये सारे सामान हमें तैयार रखने हैं और इस टाइप की पोजीशन हमें वहाँ पे प्रोवाइड करानी है। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग में बीपी, पल्स, टेम्परेचर जांच करेंगे और फीटल हार्ट साउंड जांच करेंगे हर 5 मिनट में और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे। इसके बाद देखिए कंडक्टिंग डिलीवरी, प्रसव का संचालन कैसे करेंगे। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी के जन्म के टाइम पे जब हेड दिखाई देने लगेगा तो उसे क्राउनिंग कहते हैं। तो पेरिनियम को सपोर्ट देना है, जिस समय पे हेड आपको दिखाई देने लगे उस समय आपको पेरिनियम पे सपोर्ट देना है जिससे कि वहाँ पे टीयर ना हो। कंट्रोल डिलीवरी ऑफ हेड करना है, धीरे धीरे निकालना है, जोर से नहीं खींचना है, नहीं तो वहाँ पे जो फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएंगे, इंजर्ड होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद यदि अम्बलाइकल कोड गर्दन में लिपटा हो तो क्राउनिंग के बाद आपको वो धीरे से वहाँ से निकालना है, ठीक है। अगर अम्बलाइकल कोड है गर्दन में फंसी हुई है तो उसको स्लोली आपको क्राउनिंग के बाद ही निकालना है। अगर आपने उसे नहीं निकाला तो साथ में प्लेसेंटा भी उसके साथ में आ जाएगा और वहाँ पे पीपीएच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके बाद देखिए शोल्डर और बाकी बॉडी को धीरे धीरे बाहर निकालना है, शिशु को माँ के पेट पर रखना है जिससे कि उसको गर्माहट मिलती रहे, वार्म रहे, बॉन्डिंग माँ और मदर का बना रहे और प्रॉपर वे में उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो जाए। इसके लिए आपको माँ के पेट पे बच्चे को रखना है। इसके बाद देखिए इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर देनी है, एयरवे को साफ़ करना है, उसके मुंह में, उसके नाक में जो भी कोई जितना भी सिक्रीशन भरा होगा उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के टाइम पे आपको पहले माउथ वाला एरिया क्लीन करना है, उसके बाद आपको नोज वाला एरिया क्लीन करना है, ठीक है। इसके बाद नवजात को सूखे तौलिए से पोंछना है जिससे कि वो हीट ज़्यादा अपने एनर्जी को ज़्यादा हीट के लिए ना यूज़ करे और वो हाइपोथर्मिया में ना पहुंच जाए, इसलिए सूखे तौलिया से, गर्म तौलिए से, टॉवल से आपको उसे जो है ड्राई करना है। कोड को 2-3 मिनट बाद क्लैम्प करना है, बेबी को वार्म कपड़े में लपेटना है और माँ को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराना है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आराम करनी है, जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल आपको ब्रेस्ट फीडिंग वहाँ पे स्टार्ट करनी है। इसके बाद देखिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुरू होता है, प्लेसेंटा का निष्कासन। इसमें आपको क्या करना है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करनी है, यूटेराइन मसाज करना है, प्लेसेंटा निकालना है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन पूरी तरह निकालनी है या नहीं निकली है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। मदर को जो है यूट्रस के
कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेट करना है, मदर का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए उसके एब्डोमेन को पाल्पेट करके चेक करना है कि वो हार्ड बॉल शेप का हो गया है या नहीं हो गया। इसके बाद ब्लड लॉस का अनुमान लगाना है कि वहाँ पे पीपीएस जैसी कंडीशन तो नहीं दिख रही है। इसके बाद देखिए आफ्टर डिलीवरी केयर कैसे करेंगे। पोस्टमार्टम केयर, मदर के वाइटल साइंस चेक करेंगे, हर 15 मिनट में आपको चेक करने हैं पहले 2 घंटे। एक्सेसिव ब्लीडिंग को चेक करेंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की जांच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद बेबी की जो ब्रीथिंग है, रंग और गतिविधि पर निगरानी करेंगे। मतलब इन शॉर्ट आपको अपगार स्कोर जो होता है उसको असेसमेंट करना है। इसके बाद देखिए असिस्टेड में क्या करेंगे, मदर को कंफर्टेबल और मॉनिटरिंग और स्टराइल इन्वायरमेंट देंगे। कंडक्ट कराएंगे सेफ डिलीवरी ऑफ बेबी, प्लेसेंटा एक्सपल्शन करेंगे, इमीडिएट केयर ऑफ मदर एंड बेबी करेंगे। इसके बाद देखिए एयरवे साफ़ करना है, ये रिसस्टिटेशन के आपके प्रोसेस हैं। इमीडिएट केयर आपको क्या देनी है बच्चे को उसके बारे में है कि एयरवे को साफ़ करना है, बेबी के मुंह और नाक की सक्शन करके जितना भी सलाइवा होगा उसको निकालना है। सिर को हल्के से पीछे की तरफ एयरवे जो है वो खुला करना है जिससे कि उसका ट्रैकिया क्लियर हो जाए, और अगर जो भी आप उसको एयर दे रहे हो, एम्बू बैग दे रहे हो, वो सही से उसके लंग्स तक पहुंच जाए। तो आपको चिन को क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है, ऊपर की तरफ करना है, उससे उसका ट्रैकिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ड्राइंग एंड वार्म करना है, उसको गर्म तौलिए से पूछना है तुरंत। ठीक है। गीले कपड़ों को हटाना है, ड्राई कपड़े रखने हैं, और उसको गर्म रखने के लिए स्किन से स्किन को कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद देखिए ब्रीथिंग की जांच करनी है, बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा, सही से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सांस नहीं ले रहा है तो रिसस्टिटेशन उसका शुरू करना है, मतलब उसको एम्बू बैग स्टार्ट करना है, पोजीशन देनी है पहले और फिर एम्बू बैग स्टार्ट करना है। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड का क्लैम्प करना है, कट करना है 2 से 3 मिनट बाद। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो 2 से 3 मिनट उसको छोड़ना है, और 3 मिनट के बाद ही हमें कॉर्ड को क्लैम्प करना है। ठीक है। इसके बाद स्टेराइल तरीके से कॉर्ड को काटना है, जो सीजर होगी आपका वो स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग आरंभ करनी है जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर अंदर तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही है। इसके बाद जो न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन की बात करेंगे, तो जब बच्चा आपका सिक होता है या क्राई नहीं करता है टाइमली, तो हम न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन स्टार्ट करते हैं। रिसस्टिटेशन के जो स्टेप रहेंगे आपके, तो पहले क्या करना है, बेबी को गर्म करना है, सूखे कपड़े हटाने हैं, उसके बाद एयरवे को क्लियर करना है, मुंह और नाक का जो सिक्रीशन भरा हुआ होगा उसको क्लीन करना है। इसके बाद आपको स्नीफिंग पोजीशन देनी है। ठीक है। जो सिर है उसको टिल्ट करना है, और उसके शोल्डर के नीचे आपको शोल्डर रोल लगाना है। इसके बाद बच्चा अब सांस नहीं ले रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपको देना है, जिसको पीपीवी बोलेंगे। बैग एंड मास्क से आप उसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। बैग एंड मास्क जो होता है उससे आप उसको ऑक्सीजन देंगे। दिल की धड़कन को चेक करेंगे, 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब पर आपको चेस्ट को जब तक आपका जो हार्ट बीट है बच्चे की वो 60 बीट्स पर मिनट नहीं हो जाती है, तब तक आपको कंटिन्यूएशन उसको वेंटिलेशन देना है। इसके बाद देखिए इसका अपगार स्कोर चेक करेंगे। अपगार स्कोर जो होता है 1 से 5 मिनट पर चेक करना होता है, 1 से 5 मिनट के भीतर चेक करना होता है। अपगार का मतलब होता है ए फॉर अपीयरेंस, उसका रंग चेक करना है, पिंकिश है या ब्लूइश है। अगर ब्लू है तो मतलब वो आपका एस्पेक्सिया में जा रहा है बच्चा। ठीक है। और पिंक है तो वो हेल्दी है। पल्स चेक करेंगे, हृदय गति कैसी है। उसके बाद इसका ग्रीमिनेंस चेक करेंगे, रेफ्लेक्सेस चेक करेंगे, इरिटेबिलिटी चेक करेंगे। और A4 होता है एक्टिविटी, मांसपेशियों की जांच करेंगे। और I4 होता है रेस्पिरेशन, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके लिए जांच करेंगे। प्रत्येक को 0, 1 और 2 अंक देंगे। अगर वो बहुत ही अच्छे से, अब अगर वो ले ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो 0 नंबर देंगे। लेकिन ले रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है तो 2 नंबर देंगे। और वो प्रॉपरली ले रहा है, कोई भी कमी नहीं है, तो उसको 2 नंबर देंगे। मतलब अगर माइल्ड है, प्रॉपर नहीं ले रहा है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसको 1 नंबर देंगे। और अगर वो बहुत ही अच्छे से ले रहा है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। अगर नहीं ले रहा है तो 0 नंबर देंगे। इस तरीके से हम अपगार स्कोर जो है वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक। इसके बाद हम चेक करेंगे उसका अपगार स्कोर में, और हम जो चेक करते हैं वो होता है हमारा
कंपोनेंट में देखिए, अपीयरेंस में स्किन का रंग नीला होगा या पीला होगा, उसके अकॉर्डिंग देंगे। पल्स जो है या तो होगी या नहीं होगी या कम होगी। ग्रीमेंस मतलब कोई प्रतिक्रिया वो करेगा, जैसे क्राई करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, तो या तो कोई प्रतिक्रिया वो करेगा या वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये आपको ग्रीमेंस में देखना है, रेफ्लेक्सेस में देखना है। एक्टिविटी में उसकी मसल टोन जो है वो लूज़ है या टाइट है, ढीली है, वो आपको चेक करना है। और रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ या नहीं में आपको चेक करना है। इसके बाद देखिए, कुल स्कोर जो होता है अबगार स्कोर का, वो 0 से लेकर 10 तक होता है। तो अगर वो 7 और 10 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल बेबी कहलाएगा। अगर आपका अबगार स्कोर चेक करने के बाद उसका जो कुल स्कोर है वो 7 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कोई भी हमें बाहर से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्कोर 4 से 6 के नंबर के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट है, बच्चा डिप्रेस्ड है, ऑब्जर्वेशन में उसको रखना पड़ेगा और माइल्ड ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। लेकिन 0 से और 3 के बीच में अगर आ रहा है तो वो सीवियरली डिप्रेस्ड है, इमीडिएट उसको रिसस्टिटेट करना है, इमीडिएट आपको नर्सिंग केयर या डॉक्टर केयर देनी है, अदरवाइज़ बच्चा जो है वो रिवाइव नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आपको उसका स्कोरिंग जो है वो असेसमेंट करना है। इसके बाद देखिए कॉर्ड कट, ठीक है, कॉर्ड केयर कैसे करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। नाल की देखभाल, तो स्टेराइल कॉर्ड क्लैंप लगाना है, क्लैंप करना है और स्टेराइल सीजर से कट करना है, ठीक है। इसके बाद नाल को सूखा और साफ़ रखना है, साफ़ क्लीन वार्म वाटर से उसे क्लीन करना है और उसको ड्राई रखना है। उस पर कोई तेल, कोई भी प्रकार की मिट्टी या पाउडर नहीं लगाना है, कोई भी राख या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ उस पर अप्लाई नहीं करनी है। सिंपल हमें क्लीन वाटर से उसको डेली साफ़ करना है और उसको ड्राई रखना है। इसके बाद रोज़ निरीक्षण करना है उसका कि उसमें कोई सूजन तो नहीं है, कोई मवाद तो नहीं भरा हुआ, कोई स्मेल तो नहीं आ रहा और या उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहाँ पे। ये आपको रोज़ का रोज़ चेक करना है, नहलाने के टाइम पे और उससे क्लीन करने के टाइम पे। इसके बाद कॉर्ड को स्टैम्प अपने आप 7 से 10 दिन में सूख कर नीचे गिर जाता है। जो कॉर्ड होती है वो, उसका जो स्टेम होता है वो 7 से 10 दिन में अपने आप ड्राई हो जाता है और ड्राई होके वो नीचे अपने आप छूट कर गिर जाता है। तब तक आपको उसकी देखभाल अच्छे से करनी है। इसके बाद देखिए इसकी समरी की बात करेंगे शॉर्ट में। तो समरी में देखिए, इमीडिएट केयर देनी है, एयरवे साफ़ करना है, बाहर में रखना है बेबी को, डिले कॉर्ड कटिंग करनी है, मतलब 3 मिनट का टाइम वहाँ पे देना है। उसके बाद ही उसकी कॉर्ड की कटिंग करनी है ना। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। जब अगर बच्चा आपका सही नहीं है तो उसे रिसस्टिटेशन करना है। रिसस्टिटेशन में सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे सक्शन करना है। उसके बाद उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है और एम्बू बैग देना है। अबगार स्कोर 1 से 5 मिनट के अंदर आपको करना है। उसमें बच्चे की स्थिति चेक करनी है। अगर 0 से 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है और अगर 6 से 3 के बीच में आ रहा है तो उसको केयर की ज़रूरत है। लेकिन अगर 0 से 3 के बीच में है तो उसको इमीडिएट केयर देने की ज़रूरत होती है। कॉर्ड केयर करनी है, सूखा और साफ़ रखना है, इन्फेक्शन से बचा के रखना है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पाउडर या कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी ऑयल जो है वो अप्लाई नहीं करना है। 7 से 10 दिन में कॉर्ड जो होती है अपने आप ड्राई होती है और छूट के निकल जाती है। ये इसका प्रावधान होता है। ये एक इसका समरी थी जो हमने पढ़ी है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।